आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। उर्दू अखबार द सियासत डेली के समाचार संपादक आमिर अली खान और तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर एम कोदंडराम रेड्डी ने आज तेलंगाना राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्हें पहली बार जनवरी में नामांकित किया गया था। हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनका शपथ ग्रहण टाल दिया था। अदालत का निर्देश बीआरएस के नेताओं दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण की याचिका के बाद आया, जिन्होंने राज्यपाल कोटे के तहत प्रोफेसर कोदंडराम और आमिर अली खान की नियुक्तियों को चुनौती दी थी। मार्च में अदालत ने राज्यपाल के पिछले साल सितंबर के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने विधान परिषद के लिए दासोजू श्रवण कुमार और के सत्यनारायण के नामांकन को खारिज कर दिया। इसने राज्यपाल के कोटे के तहत एमएलसी के रूप में एम कोदंडराम और आमिर अली खान के हालिया नामांकन को भी रद्द कर दिया गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के फैसले को रद्द करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बीआरएस नामांकित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत अपील में ये कहा गया कि यदि राज्य और राज्यपाल के कोटे के तहत एमएलसी पदों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की नियुक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये याचिकाओं के फैसले के अधीन होगा। इस घटनाक्रम के बाद आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडराम को तेलंगाना एमएलसी के रूप में शपथ दिलाई गई। बीआरएस ने पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पिछले 12 दिनों से गंभीर रूप से बीमार होने के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही झूठी खबरों का खंडन किया। संदेश में यह भी दावा किया गया है कि एक कॉरपोरेट अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम की देखभाल में रवेली स्थित उनके आवास पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि ये संदेश ये कहते हुए भी विरोधाभासी है कि विधायकों और नेताओं के बीच घबराहट से बचने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया गया है। बीआरएस सूत्रों ने स्पष्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का स्वास्थ्य अच्छा है और वो नियमित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने अफवाहों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और लोगों को गुमराह करने और अनावश्यक दहशत पैदा करने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। उन्होंने इस दुर्भावनापूर्ण खबर के पीछे सत्तारूढ़ कांग्रेस पर भी संदेह जताया, क्योंकि ये रिपोर्ट पहले तेलंगाना कांग्रेस के संबंध पर एक व्हाट्सएप चैनल पर सामने आई थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि किसी के स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाना गैर जिम्मेदाराना है और इसमें शामिल लोगों पर खराब असर पड़ता है। हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों में बहाए रोगी विंग में रोगी देखभाल सेवाएं आज प्रभावित हुई, क्योंकि चिकित्सक, वरिष्ठ निवासी और नर्सें आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, जबकि इमरजेंसी विंग सामान्य रूप से काम करते रहे। गांधी अस्पताल, उस्मानिया जनरल अस्पताल और निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वैकल्पिक सर्जरी बहिष्कार के आह्वान के कारण स्थगित करनी पड़ी। गांधी और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में ओपी विंग में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई, क्योंकि वरिष्ठ डॉक्टर जो काले बैज पहनकर अपनी नियमित ड्यूटी पर आए थे, उन्होंने डॉक्टरों की अनुपस्थिति की भरपाई करने की पूरी कोशिश की। बाद में ओजीएच और गांधी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी आज सुबह अपनी नियमित चिकित्सा ड्यूटी से 1 घंटे की छुट्टी ली और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, AIFGDA और TGDA और निम्स रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे बहिष्कार के कारण गांधी अस्पताल और ओजीएच में गुरुवार और शुक्रवार को होने वाली 200 से अधिक वैकल्पिक सर्जरी स्थगित कर दी गई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में पार्टी की बैठक के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया और कहा कि वे अनजाने में की गई टिप्पणी है। उन्होंने बिना शर्त माफ़ी जारी करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी महिलाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं की गई थी और राज्य सरकार की आलोचना करते हुए अनजाने में की गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे उन टिप्पणियों के लिए खेद है जिनका उद्देश्य कभी भी मेरी बहनों को अपमानित करना या आहत करना नहीं था। आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के बारे में बोलते हुए रामाराव ने पंचायत राज मंत्री सीतक्का की टिप्पणी का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि बसों में यात्रा करते समय महिला यात्रियों द्वारा प्याज अलग करने और लहसुन छीलने में क्या गलत है। उन्होंने कहा बीआरएस ने कभी भी ऐसी गतिविधियों पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उन्होंने बताया कि मुफ्त बस
यात्रा का उद्देश्य ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि बसों में कपड़ा सिलना गलत है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बस शुरू करें। पूरा परिवार आरटीसी बसों में यात्रा कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो ब्रेक डांस और रिकॉर्ड डांस भी कर सकते हैं। लेकिन बीआरएस शासन में महिलाओं द्वारा सीट के लिए संघर्ष करने की घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने अधिक बसों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा। हालांकि सीतक्का ने कहा कि बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब था कि महिलाएं आरटीसी बसों में ब्रेक डांस या रिकॉर्ड डांस कर सकती हैं। टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए उन्होंने बिना शर्त माफी की मांग की थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी यूडीएफ ने आज केरल में सत्तारूढ़ सीपीआईएम पर वडगारा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव से कुछ घंटे पहले चलाए गए काफिर अभियान को लेकर हमला जारी रखा और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर इसके पीछे लोगों को बचाने का आरोप लगाया। ये मुद्दा वडगारा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर लोगों से एलडीएफ उम्मीदवार के शैलजा को वोट न देने के लिए कहा गया क्योंकि वो काफिर है। इसे एक आतंकी कृत्य जैसा घृणा अभियान बताते हुए जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजन करना है। विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने सवाल उठाया कि सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ आज तक कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आज करुणानिधि की जयंती पर 100 रुपये का शताब्दी सिक्का जारी करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। यहाँ एक बयान में उन्होंने कहा कि हम शताब्दी नायक हमारे प्रिय एम करुणानिधि को हमेशा अपने दिलों में रखते हुए मनाते हैं। हम अपने घर में हर दिन उनका जश्न मनाते हैं। ये नेता कलैगनार के लिए एक उत्सव है जिन्होंने आधी सदी तक डीएमके पार्टी का निर्माण किया। 5 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कई दुर्लभ परियोजनाओं के साथ आधुनिक तमिलनाडु का निर्माण करने वाले वास्तुकार के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से हर जिले में जश्न मनाया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त रविवार शाम को चेन्नई के कलैवनार आरंगम में केंद्र सरकार की ओर से एम करुणानिधि की छवि के साथ उत्कीर्ण 100 रुपये का सिक्का जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में 30 चरणों में 18 सितंबर से मतदान होगा, तो वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मतदान 3 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। वहीं मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। इसी तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तस्वीर बदलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंसा को नकारा है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को मतदाता लिस्ट जारी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए लोगों में ललक दिखी है। निर्वाचन आयोग की जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने थे। समय सीमा उच्चतम न्यायालय ने तय की थी। आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। स्वामी ने पिछले सप्ताह ही आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। अब उन्होंने अदालत का रुख किया है और मांग की है कि वो केंद्र सरकार को इस मामले में एक्शन लेने को कहे। इसके अलावा कोर्ट से मांग की गई है कि वो केंद्र सरकार से मेरी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट मांगे। अगस्त 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वहां का पासपोर्ट रखते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उदाहरण देते हुए कहा कि वो किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा था कि उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। संविधान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो फिर उसे भारतीय नागरिकता का त्याग करना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी को 20 अप्रैल 2019 को एक नोटिस भी भेजा गया था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।